हे गाइस, फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर का एपिसोड 5 आ चुका है और ये एपिसोड काफ़ी ज़्यादा कैरेक्टर डेवलपमेंट को डेडिकेटेड था और साथ साथ कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर के काफ़ी कॉलबैक्स भी दिखे हमें। शुरू करने से पहले एक स्पॉइलर वार्निंग रहेगी अगर आपने एपिसोड नहीं देखा है तो, और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना सो दैट आपको हमारे फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर के अपडेट्स रेगुलरली मिल सके। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो शुरू करते हैं सबसे पहले एपिसोड के टाइटल के साथ, जिसका नाम है ट्रुथ। अगर आप देखोगे तो यही थीम रहा है हर कैरेक्टर का इस एपिसोड में। जॉन वॉकर ट्रुथ को टोटली डिनाई कर देता है कि लमार को कार्ली ने नहीं बल्कि उस दूसरे फ्लैग स्मैशर ने मारा, जिसे वो मार देता है एपिसोड 4 के एंड में। वो लमार के पेरेंट्स को भी गलत बताता है लमार के किलर के बारे में, और उसने एक और ट्रुथ को एक्सेप्ट कर लिया है कि वो ही कैप्टन अमेरिका है। और ये बात उसे इतनी ज़्यादा ईगो पे ले ली है कि इवन तो सैम ने उसके पास से शील्ड ले ली, एपिसोड के एंड में जॉन अपनी खुद की शील्ड बना लेता है, जहां हम ये स्टार भी देखते हैं जो एक्चुअली उसके मेडल ऑफ ऑनर में से एक है जब वो यूएस मिलिट्री में सर्व करता था, और जिसकी वजह से वो कैप्टन अमेरिका बना। दूसरा ट्रुथ जो हम देखते हैं वो है आइजिया ब्रैडली का, जब सैम उसे मिलने जाता है अपनी शील्ड देने के लिए। वहां हमें पता चलता है कि किसी ब्लैक मैन का कैप्टन अमेरिका बनना कितना डिफिकल्ट है, और यही पॉइंट बक्की बताता है सैम को जब वो एक दूसरे को शील्ड पास कर रहे होते हैं। इस पॉइंट को हम और भी डिस्कस करने वाले हैं आगे डिटेल में। तीसरा ट्रुथ हमें बक्की का पता चलता है, जहां सैम उसे बताता है कि बक्की को खुद अपना रास्ता बनाना सीखना होगा रादर देन स्टीव के रास्ते पर चलना। अब तक बक्की सिर्फ वही करते आया है जो स्टीव ने किया है, इंक्लूडिंग वो स्टीव की डायरी जो इस एपिसोड में दिखती है, जो कि स्टीव ने यूज़ की थी कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर में। ये बात जो सैम और बक्की के बीच हो रही है वो एक्चुअली में एक थेरेपी सेशन ही है, जहाँ सैम उसकी काउंसलिंग कर रहा है। और अगर आपने ध्यान दिया होगा तो कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर के टाइम से ही सैम काउंसलिंग कर रहा है, जो बाद में एंड गेम में हम स्टीव को करते हुए देखते हैं। और इस सीरीज़ में एपिसोड 4 में वो खुद बोलता है कि उसने कई सारे सोल्जर्स की काउंसलिंग की है जो ट्रॉमा से गुजर रहे हैं। और ऑब्वियसली सबसे फाइनल ट्रूथ है कि सैम खुद ये ट्रूथ एक्सेप्ट करता है कि वो सही मायनों में कैप्टन अमेरिका बन सकता है। आफ्टर ऑल पूरे शो में अगर हम देखेंगे वो हर बार ट्राई करता है लोगों से बात करने के लिए, इवन कार्ली मॉर्गनथॉ से भी, ना कि पहले वार करना लोगों पे जैसा वॉकर ने किया। इसलिए वो इस शील्ड का राइटफुल ओनर है। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं जॉन वॉकर पब्लिक से भागकर एक पुराने स्टेशन के यहाँ आ पहुंचता है और उसे लमार की आवाज़ सुनाई देती है, जहां लमार के हिसाब से वो हमेशा सही डिसीजन ही लेता था। और यही थॉट ने शायद उसे ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि उसने जो किया वो सही किया, और ये उसका एटीट्यूड हम पूरे एपिसोड में देख सकते हैं। उसके तुरंत बाद सैम और बकी वॉकर को रोकने आते हैं, और यहाँ सैम लोगों को और नुकसान ना पहुंचे इसलिए अपनी शील्ड वापस मांगता है वॉकर से, जो इवेंचुअली एक वायलेंट फाइट में रिजल्ट करती है। ये फाइट काफ़ी औसम तरीके से दिखाई गई है, जो सिविल वॉर की फाइनल फाइट का थ्रोबैक है, बेसिकली जहां स्टीव और बकी आयरन मैन के साथ लड़ते हैं। यहाँ एक काफ़ी छोटी सी बट बहुत सही डिटेल जो दिखाई गई है वो है कि बकी को पता है कि वॉकर अपने साथ एक गन लेकर चलता है, तो उसने सबसे पहले वॉकर को डिसार्म कर दिया, और इस शॉट में हम उसकी गन गिरते हुए भी देख सकते हैं। और ये वाला सीन जहाँ बकी सैम को अपनी शील्ड वापस देता है वो भी काफ़ी सिमिलर है इस वाले सिविल वॉर के सीन से, जहाँ कैप्टन अमेरिका अपनी शील्ड छोड़ देता है। ऑल्सो जब बकी वो शील्ड उठाता है तो वो सीन की इमेजरी काफ़ी ब्यूटीफुल दिखाई गई है, जहाँ विंडो से लाइट पड़ रही है सीधे शील्ड पे, जो बताता है कि फाइनली शील्ड अब सही हाथों में आ चुकी है। एंड में हम सैम को देखते हैं शील्ड पर से ब्लड साफ करते हुए, क्योंकि उसे पता है कि इस शील्ड को हमेशा स्टीव ने एज ए डिफेंस यूज़ किया है, ना कि अटैक, जो एक्चुअली उसके और जॉन वॉकर के कैरेक्टर को डिफाइन करता है। और ये एक और पॉइंट हो जाता है कि सैम क्यों डिजर्विंग है इस शील्ड और कैप्टन अमेरिका के टाइटल के लिए। अगले सीन में हम देखते हैं कि टॉरेस सैम के कटे हुए विंग्स को एनालाइज कर रहा होता है, और जाते जाते सैम टॉरेस को बोल देता है विंग्स रखने के लिए, जो डेफिनेटली एक टीज है कि टॉरेस अब नया फैल्कन बनेगा जैसा कि कॉमिक्स में हुआ था, और सैम अब सही मायनों में कैप्टन अमेरिका बनने निकल चुका है। उसके बाद हम देखते हैं जॉन वॉकर वापस यूएस पहुंचता है और उसे जीआरसी के सामने बुलाया जाता है। जॉन वॉकर से कैप्टन अमेरिका का टाइटल छीन लिया जाता है और उसके साथ उसकी रैंक भी छीन ली जाती है, जिसके चलते उसको कोई बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे जो नॉर्मल रिटायर्ड यूएस मिलिट्री सोल्जर्स को मिलते हैं। यहाँ हम देखते हैं वो फिर से वही बात दोहराता है कि वो कैप्टन अमेरिका ही है, और वो वही कर रहा है जो जीआरसी और यूएस गवर्नमेंट ने उसे करने को बोला था। अब जॉन वॉकर उस मोड में आ चुका है जहाँ उसे अपनी गलती दिखाई नहीं दे रही, और वो बस लोगों को ढूंढ रहा है ब्लेम करने के लिए। फिर आता है वो सीन जिसके लिए काफ़ी स्पेकुलेशन था, वो मिस्ट्री कैमियो जो शायद थॉर लेवल का होने वाला था बट कुछ और ही निकला। थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट ज़रूर था यहाँ पर, क्योंकि इस कैमियो को काफ़ी हाइप किया गया था मार्वल की टीम से। जॉन वॉकर जब कोर्ट रूम से बाहर निकलता है और वो ओलिविया के साथ बात कर रहा होता है, तब हम एक स्ट्रेंज सी लेडी को आते हुए देखते हैं जो अपना नाम बताती है वैलेंटिना एलेग्रा डी फॉन्टेन, ए वैल। वो बताती है कि उसे सब कुछ पता है जॉन वॉकर के बारे में, और ये भी कि उसने सुपर सोल्जर सीरम भी लिया हुआ है,
और साथ ही साथ ये भी कि कुछ लोगों के लिए जॉन वॉकर काफ़ी वैल्यूएबल बन चुका है। अब ये 2 पॉइंट से जो पहला कनेक्शन दिमाग में आता है वो है पावर ब्रोकर, क्योंकि अब तक पावर ब्रोकर को दिखाया नहीं गया, बट उसे टीज बिल्कुल इसी तरीके से किया है जैसे उसकी नज़र हर जगह पे है। और क्योंकि अब फ्लैग स्मैशर पावर ब्रोकर के अगेंस्ट है और जीमो ने बचे हुए सारे सीरम्स को डिस्ट्रॉय कर दिया है, तो ऑब्वियसली पावर ब्रोकर ज़रूर इंटरेस्टेड होगा जॉन वॉकर में। कॉमिक्स में वैल एक शील्ड एजेंट और निक फ्यूरी का लव इंटरेस्ट भी रह चुकी है, और एक टाइम पर वो हाइड्रा डबल एजेंट बन चुकी थी और वो मैडम हाइड्रा के नाम से भी फेमस है। तो अगर वो मैडम हाइड्रा हुई और अगर वो पावर ब्रोकर के साथ काम कर रही है, तो ये क्लू हो सकता है कि पावर ब्रोकर और कोई नहीं बल्कि जोला ही है, जो अभी फिजिकली तो नहीं बट डिजिटल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जैसा कि विंटर सोल्जर में देखा था हमने। वैल के बारे में डिटेल में जानने के लिए आप यहाँ आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं, जहां हमने स्पेसिफिकली वैल के एमसीयू के रोल पर ही वीडियो बनाया है। फिर उसके अगले सीन में हम देखते हैं जीमो को, जो कि सोकेविया पहुंच चुका है और यहाँ वो उसी मेमोरियल के सामने खड़ा है जिसकी बात उसने एपिसोड 3 के एंड में की थी सैम और बकी से। और यहाँ बैकग्राउंड में जो म्यूजिक प्ले हो रहा है वो जीमो का सिविल वॉर का थीम है। यहाँ फाइनली बकी आता है जीमो को कन्फ्रंट करने और अपने प्रॉमिस के चलते वो जीमो को वकांडा वालों को सौंप देता है। यहाँ एओ बताती है कि अब जीमो को वो लोग राफ्ट प्रिजन में लेके जाएंगे, और लास्ट टाइम हमने देखा था राफ्ट को कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में, जिसको देखने का काम थैडियस थंडरबोल्ट रॉस करते हैं। सो अगेन अर्लियर प्रेडिक्शन को ये सही प्रूव करता है कि मार्वल शायद थंडरबोल्ट्स की टीम बनाने वाला है और कॉमिक्स में उस टीम को जीमो लीड करता है। सो डेफिनेटली ये जीमो का आखिरी बार तो अपीयरेंस नहीं है एमसीयू में। फिर हम देखते हैं सैम आइजिया से मिलने आता है अपनी शील्ड के साथ, और वहां हमें इलाई ब्रैडली दिखता है जो कि फ्यूचर में पेट्रियट बनता है और यंग अवेंजर्स को लीड करता है। सैम यहाँ अपनी शील्ड आइजिया को ऑफर करता है और फिर हमें आइजिया से पता चलता है कि क्यों उन्हें ये शील्ड और कैप्टन अमेरिका का टाइटल नहीं चाहिए। आइजिया यहाँ पे रेड टेल्स फेमस 332 की बात करते हैं, जो कि एक्चुअल लाइफ में रेफरेंस है 332nd टस्केगी एयरमैन का, जो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम लड़ रहे थे यूएस की तरफ से। और जैसे जैसे सीन आगे बढ़ता है हमें काफ़ी सारी डार्क चीज़ें पता चलती है तब के यूएस गवर्नमेंट के बारे में, जहाँ वो बताते हैं कि उन 332 सोल्जर्स में से कुछ लोगों को सीरम दिया गया, लेकिन उन्हें बोला गया कि उन्हें टेटनस का इंजेक्शन मिल रहा है, जो कि एक्चुअल में हुआ था, जहाँ टस्केगी लोगों पे यूएस गवर्नमेंट एक्सपेरिमेंट्स किए थे हेल्थ केयर के नाम पर एक सिफिलिस नाम की बीमारी से बचाने के लिए, जबकि एक्चुअल में उनको सिर्फ एस्पिरिन और मिनरल सप्लीमेंट्स ही दिए गए, जिसकी वजह से मैक्सिमम लोगों की मौत हो गई थी। बिल्कुल ऐसा ही सिनेरियो आइजिया ब्रैडली और उनके पूरे बटालियन के साथ हुआ। फिर आइजिया बताते हैं कि उनके बटालियन के कुछ सोल्जर्स को किडनैप कर लिया गया था और यूएस मिलिट्री उस बेस को उड़ा देना चाहती थी जहां पर वो सोल्जर्स कैप्चर हुए थे, सो दैट कोई एविडेंस ना बचे, और उन्होंने उन सारे सोल्जर्स को बचा लिया मिलिट्री ऑर्डर्स के अगेंस्ट जाकर। अगर आपको याद हो तो फर्स्ट कैप्टन अमेरिका के मूवी में स्टीव ने भी कुछ ऐसा ही किया था, जहां वो कुछ सोल्जर्स और बकी को रेड स्कल के बेस से बचा के ले आता है। रिटर्न में स्टीव रॉजर्स को काफ़ी रिस्पेक्ट मिलती है और वो सही मायनों में कैप्टन अमेरिका बनता है, लेकिन आइजिया के केस में ये बिल्कुल उल्टा हो जाता है। क्योंकि वो ब्लैक था और उस टाइम एक ब्लैक पर्सन अमेरिका को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता था, आइजिया को अरेस्ट कर लिया गया और जेल में डाल दिया गया 30 सालों तक, जहां उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स हुए ये जानने के लिए कि वो सीरम सिर्फ आइजिया पे कैसे काम कर गया। इसी रीज़न से आइजिया कैप्टन अमेरिका नहीं बनना चाहता। उसका एक्सपीरियंस इतना ट्रॉमेटिक रहा है कि अब वो लाइमलाइट में भी नहीं आना चाहता। ये चीज़ इस शो के पूरे कंसेप्ट और ब्लैक अमेरिकन की लाइफ को काफ़ी अच्छे तरीके से दिखाती है और उन्हें किस तकलीफ से गुजरना पड़ता है हर रोज़ वहाँ पे। लेकिन यही चीज़ सैम और आइजिया को अलग करती है, क्योंकि दोनों ने अलग अलग तरीके से अपनी लाइफ जी है। आइजिया के साथ वाइट लोगों ने गलत किया, जबकि सैम के साथ एक ऐसा वाइट बंदा था जो सैम और पूरी एवेंजर्स की टीम के लिए कुछ भी कर सकता था, और यही चीज़ अलग हो जाती है दोनों की लाइफ में, और इसलिए सैम वो शील्ड उठाने के लिए इंस्पायर होता है एंड में, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि हर आदमी का एक्सपीरियंस सेम हो किसी एक चीज़ को लेके। फिर आगे हम देखते हैं शैरन कार्टर को बैटरॉक से बात करते हुए। वो यहाँ बोलती है कि इस टाइम बैटरॉक को वो डबल अमाउंट देगी, विच मीन्स फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर के एपिसोड 1 में जो पूरा ऑपरेशन था बैटरॉक का, वो शैरन ने ही एग्जीक्यूट किया था। अब यहाँ शैरन कार्टर का रोल काफ़ी वेग बताया हुआ है। इस सीन से तो ज़रूर लग रहा है कि वो पावर ब्रोकर के साथ काम कर रही है, बट सैम और बकी को मारना यहाँ पर सेंस नहीं बनता उसके लिए, सो ज़रूर वो कुछ और ही गेम खेल रही है यहाँ पर। मे बी वो डबल एजेंट प्ले कर रही है यूएस गवर्नमेंट के लिए और शायद अंडर कवर हो। ऑब्वियसली नेक्स्ट एपिसोड में हमें पता चल ही जाएगा। एंड में हम देखते हैं सैम को वो सूटकेस खोलते हुए जो बकी ने वकांडा के लोगों से एक फेवर में मंगाया था। ये सूट डेफिनेटली नया कैप्टन अमेरिका का सूट ही होगा, विंग्स के साथ और पूरा वाइब्रेनियम से बना हुआ होगा। शायद हम सैम को वैसे ही सूटअप होते हुए देखेंगे जैसे टचाला हुआ था ब्लैक पैंथर में। अब क्योंकि सैम के पास वाइब्रेनियम शील्ड और सूट आ चुका है, तो ये काली मॉर्गन था और फ्लैग स्मैशर्स के अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा यूजफुल साबित होने वाला है। ये कहना गलत नहीं होगा कि फाइनल एपिसोड बहुत ज़्यादा एपिक होने वाला है। सो आपके क्या थॉट्स है इस एपिसोड को लेकर? और अब सिर्फ एक ही एपिसोड बचा है फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर का,
तो पाप रोकर फाइनली हमें देखने मिलेगा। आपके हिसाब से वो कौन हो सकता है? नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम रेगुलरली ऐसे वीडियोस पब्लिश करते हैं। हमारे रिसेंट वीडियोस को देखने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, स्टे सेफ।